को यूं ही भगवान के समान दर्जा नहीं दिया जाता। उसके पीछे उनकी मेहनत है। एक व्यक्ति जब किसी भी बीमारी का शिकार होता है या कोई दुर्घटना होती है या फिर किसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आते हैं और ऐसे मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर्स ही उन्हें ठीक करते हैं, उन्हें एक नई जिंदगी देने का काम करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स की महत्वता को हर किसी ने पहचाना। दुनिया ने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात काम करके मरीजों की जान बचाई। डॉक्टर्स के सम्मान में ही हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है और हमारे साथ भी कुछ डॉक्टर जुड़ेंगे। डॉक्टर्स से बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना काल में किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर्स के सम्मान में, दरअसल डॉक्टर्स के लिए जो संबोधन प्रधानमंत्री का था उसमें डॉक्टर्स की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध देशों की तुलना में भारत की अगर बेहतर स्थिति रही तो इसमें डॉक्टर्स का बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा किया है प्रधानमंत्री ने देशवासियों की तरफ से। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लगातार डॉक्टर्स योग को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने डॉक्टर्स की सराहना की। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी डॉक्टर्स को सराहा है। और जिस तरह से बिना थके बिना रुके डॉक्टर्स लगातार करीब 1.5 साल से इस कोरोना काल में डटे हुए हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए, जो लोग बीमार हुए उनको ठीक करने के लिए। इसके अलावा जब वैक्सीन शुरू हुई, वैक्सीनेशन का जो अभियान देश में शुरू हुआ, तो डॉक्टर्स सबसे पहले फ्रंट लाइन में आकर उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई और देश को आश्वस्त करने की कोशिश की कि वैक्सीन लगवाने के क्या फ़ायदे हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदयाल जी जुड़ चुके हैं, निदेशक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लखनऊ के। डॉक्टर सुभाष, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सर, आपको बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे के मौके पर। सर, सबसे पहला सवाल डॉक्टर्स डे के मौके पर यही होगा कि जिस तरह से करीब 1.5 साल से आप सभी डॉक्टर्स लगातार डटे हुए हैं, बिना थके बिना रुके, आखिर ये हौसला कहां से आया और चुनौतियां आप लोगों के सामने क्या रही? ये हौसला हमारे वाइट कोट से आया जी। जब हमने मेडिकल की पढ़ाई की थी और आखिरी दिन पास आउट होकर जब हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो हमें हिपोक्रेट्स की याद आती है, जिन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ, एक शपथ हमसे अपेक्षा की थी कि हम समाज की सेवा करेंगे, मरीज हमारे लिए सबसे पहले रहेंगे और हम बाद में आएंगे। तो वो प्रेरणा और वो प्रशिक्षण आज साकार है और जितने भी चिकित्सक डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वो सब इसी चीज़ को मानते हैं कि हमारा जो शपथ है वो हम पूरा तरह करें और अच्छी निष्ठा के साथ करें। तो वहाँ से प्रेरणा हमारी आई। डॉक्टर सुभाष, ये शपथ पूरा करने में कई तरह की चुनौतियां भी आपके सामने रही होंगी, आप तमाम डॉक्टर्स के सामने रही होंगी, खासतौर पर उस वक्त में जब कोई अपना बीमार हो गया था और सामने मरीज भी था और ये तय करना था कि किसको पहले इलाज दिया जाए। संसाधनों की कमी के साथ साथ किस तरह से डॉक्टर्स लगातार मरीजों का इलाज कर रहे थे, ऐसी कई सारी चुनौतियां रही होंगी डॉक्टर्स। और यकीनन इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि हमारी स्थिति तमाम विकसित और समृद्ध देशों से बेहतर रही। इसका बड़ा कारण डॉक्टर्स की कोशिशों को प्रधानमंत्री ने बताया और प्रधानमंत्री ने देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा किया है। और डॉक्टर सुभाष ने भी बताया कि आखिर ये हौसला कहाँ से आया, ये बड़ा सवाल लोगों के जहन में था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देना, इसके लिए एक हौसला चाहिए। डॉक्टर सुभाष का ये कहना है कि इसमें जो शपथ उन्होंने ली थी उसका एक बड़ा कारण रहा और वही मोटिवेशन था जिसकी वजह से डॉक्टर्स दिन रात लगातार डटे रहे। करीब 1.5 साल का वक्त हो गया है कोविड को देश में फैले हुए और ऐसी मुश्किल घड़ी में भी डॉक्टर्स अगर लगातार डटे हुए हैं तो उनकी कोशिशों को लगातार सराहा जा रहा है। लेकिन कई सारी चुनौतियां रही होंगी, इन चुनौतियों को लेकर डॉक्टर सुभाष से हम आगे भी बात करेंगे कि आखिर मुश्किलें किस तरह की रहीं, चुनौतियां क्या रहीं और संसाधनों की कमी से कैसे वो जूझ रहे थे। और संसाधनों की कमी के साथ लोगों को इलाज कराना, खास करके शुरुआती दौर में जब कोविड को लेकर इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी रिसर्च नहीं थी, तो उस मुश्किल दौर में कैसे इलाज करने की जो कोशिश थी वो मुकम्मल हुई और संसाधनों से जूझते हुए आगे बढ़ पाना कैसे संभव हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुभाष, आपने बताया कि जो शपथ आप लोगों ने ली थी उसकी बदौलत वो हौसला जो था वो एक बड़ा पहलू था जिसकी वजह से आप लोग खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर आगे बढ़ते रहे
और देश को बचाने की जो कवायद थी इसे मुकम्मल कर पाए आप लोग। प्रधानमंत्री ने भी इसे सराहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा किया है। लेकिन डॉक्टर सुभाष, किस तरह की मुश्किलें आप लोगों के सामने थी, खासतौर पर जब कोविड पहली वेव में था, पहला जो लहर थी कोविड की, उस दौर में इतनी जानकारी नहीं थी कोविड को लेकर और संसाधनों की कमी थी, कई तरह की चुनौतियां थी। क्या वो चुनौतियां थी और किस तरह से उन चुनौतियों से आप लोग पार आ पाए? सबसे पहले जब ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ तो हमें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं था कि इसमें क्या लक्षण हैं, क्या मरीज के साथ समस्या आएंगी और हमको उसमें करना क्या है। बिल्कुल। मतलब एक लाइलाज बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो नई खड़ी हो गई और एक आपदा के रूप में खड़ी हो गई, सारी जगह तराई तराई हो गई और हमें ये नहीं पता था कि इसमें क्या होगा, क्या इलाज करेंगे और आगे जाके इसके परिणाम क्या होंगे। आमतौर पे बीमारियों के बारे में पता होता है और उसका इलाज हम करते हैं और हमको ट्रीटमेंट आउटकम पता होता है। बिल्कुल। कि ट्रीटमेंट आउटकम हमारा कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव रहेगा। जी। इसमें कुछ नहीं पता था। साथ ही साथ शोध भी चल रहे थे और वैज्ञानिक सब इस पे कार्य भी कर रहे थे। बिल्कुल। और हम लोग लगातार इस पे बने रहे। डॉक्टर सुभाष, इस कोविड काल में 1500 डॉक्टर्स की जान भी गई। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर सुभाष, 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स ने अपनी कुर्बानी दी ताकि हमें और लोगों को बचाया जा सके। इस कुर्बानी को आप किस तरह से देखते हैं? कोविड की पहली काल में 700 से ज्यादा लोगों की जान गई और दूसरी वेव की वजह से भी करीब 800 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई। अगर डॉक्टर सुभाष आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद कनेक्शन इशू है, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से डॉक्टर्स लगातार आगे बढ़ते रहे। मुश्किलें भी थी, निजी जिंदगी में भी डॉक्टर्स के सामने कई तरह की चुनौतियां रही होंगी और खासतौर पर मेंटल फटीग कोविड की वजह से हम सब ने झेला है। डॉक्टर्स के सामने वो मानसिक तनाव कितना ज़्यादा रहा होगा जब लगातार लाशें निकलती अस्पतालों से। उन्होंने देखा तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ जिंदगी अगर नहीं बच पाई तो उसका मानसिक तनाव डॉक्टर्स पर कितना बढ़ पाया, खास करके उस मुश्किल वक्त में जब डॉक्टर्स अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे, अपने परिवार के सदस्यों से मिल नहीं पा रहे थे, घर का खाना नहीं खा पा रहे थे। अस्पतालों में ही कई कई दिन डॉक्टर्स को रहकर इलाज करना पड़ रहा था और उसके बाद भी मुश्किल ये थी कि अगर डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे थे तो कई दफ़े ऐसे केसेस भी आए जहां डॉक्टर्स को भी उचित इलाज नहीं मिल पाया। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर डॉक्टर्स को वापस वो हम पे बैक नहीं कर पाते हैं तो उस दौरान डॉक्टर्स को कैसा फील हुआ और करीब अगर 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने जान गंवाई है तो ये कितना दुखद रहा। और इसके बाद जब मारपीट जैसे मामले डॉक्टर्स के साथ सामने आते हैं, दुर्व्यवहार जैसी बातें सामने आती हैं, उपद्रवी किस्म के जो लोग थे जो डॉक्टर्स की इन कोशिशों को समझ नहीं पा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग डॉक्टर्स को करनी पड़ी, तो ये कितना अपने आप में दुखद था ये जानने की कोशिश करेंगे। और आईएमए की तरफ से भी आज सेव द सीवियर स्लोगन दिया गया है ताकि जिन लोगों ने हमारी रक्षा की है उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। इस पर भी डॉक्टर सुभाष से बात करेंगे। डॉक्टर सुभाष, किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने रही? इसका जिक्र आपने किया कि पहला ऐसा पैंडेमिक था हमारे जीवन काल में जो हमने देखा, जो हम समझ पाए, धीरे धीरे उसकी जानकारी आई, लेकिन मुश्किल कितना था डॉक्टर सुभाष? खासतौर पर पहली वेव में जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको लेकर लोगों के जहन में उस तरह की भावना नहीं थी। टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे लोग, कोई जगह पर अगर टेस्टिंग के लिए टीम जा रही थी तो उनसे मारपीट की जा रही थी। उसके बाद भी अगर आप लोगों का ये हौसला डिगा नहीं तो उसके पीछे क्या हौसला था, क्या कोशिशें आप लोगों की थी? और ख़ासतौर पर उस वक्त जब उपद्रव वाली चीज़ें सामने आ रही थी, मारपीट जैसी बातें सामने आ रही थी, डॉक्टर सुभाष? जी, रेसिस्टेंस तो था क्योंकि पब्लिक के अंदर, समाज में ये बात भय कर गई थी कि अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं और हमको कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाते हैं तो आसपास के लोग हमको अजीब निगाह से देखेंगे, हमको ऐसा करेंगे कि हम उनके पास ना जाएं और हमको चिन्हित कर लेंगे। तो ये भय की वजह से हमारे लिए और बड़ी भारी चुनौती हो गई कि टेस्टिंग वगैरह रुक गए सब, और उस बीच में भीड़ ने हमको दौड़ाया भी। बिल्कुल। लेकिन हमने अपना कार्य किया क्योंकि हमको मालूम था कि अगर इनकी टेस्टिंग नहीं होगी तो ये बीमार पड़ेंगे, तो इनको इलाज नहीं मिलेगा और ये गंभीर परिणाम के शिकार हो जाएंगे। फिर भी सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी इसमें जुटे रहे
वहाँ से हट गए, पुलिस प्रशासन की मदद ली, लेकिन वापस टेस्टिंग के लिए चले गए, क्योंकि हमें पता था ये बात कि टेस्टिंग नहीं होगी तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ट्रीटमेंट से उससे बड़ा भय ये था कि अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये बीमारी और फैलेगी और लोगों को असर करेगी। डॉक्टर सुभाष, इस मुश्किल दौर में हमने देखा कि डॉक्टर्स ने कई अलग अलग जिम्मेदारियां भी निभाई। इलाज देना डॉक्टर्स की जिम्मेदारी था, लेकिन हमने देखा डॉक्टर्स ने लोगों से, मरीजों से बात करके हौसला दिया। जब परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो खुद डॉक्टर्स वीडियो कॉल करा रहे थे। कई जगह देखा हमने डॉक्टर्स ने खुद खाना खिलाया, और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर मरीज हौसला हार रहे थे, उनका जो मनोबल है वो लगातार गिर रहा था। तो डॉक्टर्स ने कहीं पर गाना गाकर, कहीं पर डांस करके भी कोशिशें की। ये जिम्मेदारियां किस तरह से बढ़ गई, और अलग अलग किरदार डॉक्टर होने के साथ साथ आप लोग मरीजों के साथ कैसे निभाते रहे? देखिए, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी वही जज्बात हैं, हमारे अंदर भी वही ज़रूरत, तकलीफ़, भूख, प्यास, थकान सब हमारे अंदर है। लेकिन हमसे समाज पूरी अपेक्षा करता है कि हम जो है उनको इलाज करें, उनको दें। तो जब 48 घंटे आईसीयू में लगातार काम कर रहे हैं और 72 घंटे हो गए हैं और एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोनोटोनस ज़िंदगी हो जाती है और हम लोग मानसिक तनाव से बहुत गुजरते हैं। तो उसको करने के लिए कभी हम लोगों ने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, मरीजों को सलाह दे दी, कुछ लोगों ने डांस करके अपना काम चलाया, कुछ लोगों ने टेलीफोन कॉल की, कुछ लोग मोबाइल से अपने परिवार से जुड़े रहे। तो कहीं ना कहीं हौसला या जो हमारी प्रेरणा है वो हमारे परिवारों से आई, जो मरीज़ ठीक हुए उनके घर वालों से आई। इस तरह करके हम लोगों ने अपना समय व्यतीत किया। और मैं बताना चाहूँगा, इसमें जूनियर से जूनियर डॉक्टर्स जिन्होंने अभी 1 वर्ष पूरा नहीं किया सर्विस का, वो इसमें जुट गए, इस बात को जानते हुए भी कि यंग है और उनको संक्रमण हो सकता है, लेकिन उन्होंने जुट के इसमें काम किया। पूरी इंडिया के डॉक्टर्स इसमें एक साथ हुए और ये मुझे जानकर बड़ी खुशी होती है कि एक मौके पे सारे डॉक्टर एक साथ हो गए। डॉक्टर सुभाष, इसके अलावा आपने बताया कि जिस तरह से युवा डॉक्टर से लेकर सभी डॉक्टर्स एक होकर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन निजी जिंदगी में भी कई सारी चुनौतियां रही होंगी। घर ना जा पाने की चुनौतियां, डॉक्टर्स की कमी देश में है, ये भी एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि काम का जो बर्डन है पर डॉक्टर वो बढ़ गया। ये चुनौती थी, घर ना जा पाने की चुनौती, बच्चों से बात न कर पाने की चुनौती, और मुश्किल वक्त में सभी के घर वाले चाहते हैं कि मुश्किल वक्त है तो अगर सभी लोग घर पे हैं तो डॉक्टर्स होने के नाते भी डर तो रहा होगा आप लोगों के घर वालों के जहन में भी। उस डर को कैसे कम करने की कोशिश की, परिवार को कैसे आश्वस्त किया, खास करके बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर आप लोगों ने ये सारी कोशिशें कैसे की, उनको कैसे यकीन दिलाया कि हम ठीक हैं फिलहाल? बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, सब डॉक्टर्स इसी समाज के हिस्सा हैं। पेशे से हम लोग डॉक्टर हो गए, लेकिन हमारी ज़रूरतें, डर, अपेक्षा वही हैं जो आप साधारण व्यक्तियों की हैं, साधारण आदमी की हैं। हम भी शाम को घर जाते हैं, परिवार में जाते हैं और उनके साथ रहते हैं। उनके डर, हमारे डर बिल्कुल वही हैं जो आम आदमी के डर हैं जी। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि एक बार सफ़ेद कोट पहना तो हमको दूसरा दर्जा मिलता है। हमने तो, मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है कि मैंने ये माना कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। मैं अपने परिवार को भी समझाता रहा कि कोरोना नहीं होगा। कहीं अंदर से मैं डरा हुआ था, लेकिन अगर मैं डर अपना जाहिर कर दूंगा तो सामने जो मेरे लोग हैं वो इस डर को अपनाएंगे और हमसे और हतोत्साहित हो जाएंगे। ये जानते हुए भी कि कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है जी। मैंने अपने परिवार को बराबर कहा कि मैं इस कोरोना से नहीं हारूंगा, ये मुझे नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से ये जज्बात मन में आया कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। ऐसे सब डॉक्टर्स के साथ हुआ, लेकिन कोरोना फिर भी ग्रसित हुए और हंसते हंसते वो कई उसमें से पार हो गए, कई उसमें से शहीद हो गए। डॉक्टर सुभाष, ये कितना मुश्किल था अगर साथ में कोई डॉक्टर काम कर रहा है और कोविड से ग्रसित होता है, अगले दिन इस तरह की खबर आती है कि वो नहीं रहा। 1500 डॉक्टर्स की मौत एक बड़ा आंकड़ा है, वो भी उस वक्त में जब डॉक्टर्स की कमी देश में थी और डॉक्टर्स खुद अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कितना दुखद था। आपने किसी अपने साथी को खोया, इस तरह की कोई जानकारी अगर आप साझा करना चाहें, क्योंकि डॉक्टर्स की कीमत क्या है, डॉक्टर्स की अहमियत क्या है, ये कोविड ने आम लोगों को बताया है। इस वक्त में हम ये समझा है, ये अहमियत समझ पाए हैं। मेरे ही हॉस्पिटल में मेरे सहकर्मचारी जी
मैं यहाँ का निदेशक हूँ। मेरे साथ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामकृष्णा थे। 3 दिन 4 दिन पहले आके यहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा सर मैं रिटायरमेंट तक जा पाऊँगा। मैंने कहा ये बात आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझे? बोले बस कुछ आभास होता है कि कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए। मैंने कहा आप बेमतलब परेशान हैं, आप मरीजों को इलाज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, उसमें कोविड के मरीज भी हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा ख्याल मन में मत लाइए। खैर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, अपना कोविड वार्ड में ड्यूटी पे चले गए जी। और मुझे दोपहर बाद इसी समय मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है और उनको इलाज चल रहा है। हम देखने गए, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 1 ही घंटे बाद वो मेडिकल कॉलेज चले गए दूसरे संस्था में और वहाँ उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई। तो आप ये सोचिए, आपके साथ उठता बैठता जागता एक इंसान वाइट कोट पहनकर आपके सामने बैठा है और इस बात को कह रहा है कि मेरा कोई पक्का नहीं है कि मैं आगे चल पाऊँगा नहीं। हंसी मजाक आपके साथ करता है, चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, खाना खाता है, अपने घर की बातें शेयर करता है और अचानक अगले दिन आप खबर सुनते हैं कि उसकी मौत हो गई। बिल्कुल। कैसा लगेगा? एक सदमा लगेगा कि जब मेरे साथ का ये डॉक्टर मर सकता है तो मेरा नंबर क्यों नहीं। वो डर और भय के साथ भी काम करना ठीक उसी तरह है जैसे एक युद्ध के अंदर सिपाही आगे बढ़ता है, जानता है कि दुश्मन कहीं से गोली लगेगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे पीछे पूरा मेरा परिवार है जो देश गांव घर पे है, फिर भी वो युद्ध करता है और आगे बढ़ता चलता है इस आशा में कि सब लोग साथ रहेंगे तो हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। बहुत भावुक है ये जानना कि आपने किसी साथी को खोया डॉक्टर सुभाष। तो मन को बहुत दुख होता है ये सब सोच के। जी। लेकिन डॉक्टर सुभाष, इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे, संसाधनों की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन डॉक्टर्स को भी इलाज नहीं मिला। कई तरह की मांगे भी IMA की तरफ से वक्त वक्त पर रखी गई। इसको लेकर अगर आप कोई जानकारी देना चाहें, अपनी कोई मांग आप रखना चाहें कि किस तरह की आप लोगों को ज़रूरतें हैं, क्योंकि कई केसेस ऐसे सामने आए जहाँ पर डॉक्टर्स को ICU में बेड नहीं मिला, एडवांस ICU में बेड्स नहीं मिल पाए। जो डॉक्टर इस डर के बावजूद आप लोग अगर लगे रहे, उसके बाद भी किसी डॉक्टर को अगर इलाज न मिल पाए, बेड न मिल पाए, तो बहुत दुखद है ये जानकर भी। क्यों बहुत चिकित्सालयों में ऐसा हुआ जहां हम लोग मरीज भर्ती करते चले गए क्योंकि उनकी डिस्ट्रेस कॉल थी। उन्होंने कहा हमारी सांस फूल रही है, हम मरने वाले हैं, हमारी ऑक्सीजन कम हो गई। तो हमने कहा ठीक है आप भर्ती हो जाओ। हर चीज़ की एक सीमा होती है। बिल्कुल। ये चिकित्सालयों के बेड्स की भी एक सीमा थी, हालांकि हम उसको बढ़ाते चले गए धीरे धीरे करके। लेकिन यदि आपके सामने एक साथ सप्लाई डिमांड आ जाए तो आप कहाँ से पूरा करेंगे उसको? बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जो बेड हम लोगों ने सोचे थे कि हम लोगों ने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं, अपने परिवार के लिए रिजर्व कर रखे हैं, वो बेड फुल हो गए। सामने बेड खाली है और एक मरीज इंतज़ार कर रहा है कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद बच जाए। हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपने लिए बेड रोका हुआ, जो मानसिक तौर से हमने अपने लिए रोका हुआ था, अपने साथी के लिए रोका हुआ था, उसमें उस मरीज को ले लिया। मेरे साथ ही एक डॉक्टर यहाँ पर थे जिनके ब्रदर की अचानक तबीयत ख़राब हुई और बहुत सीनियर डॉक्टर थे, वो लेकर आई उनको, बेड नहीं था हमारे पास। तब एक डॉक्टर ने हमारे यहाँ से, क्योंकि वो उनके सहपाठी थे, मेडिकल कॉलेज में उनके साथ पढ़े थे, उन्होंने कहा मैं मैनेज कर लूँगा, मेरा भी ऑक्सीजन 90 से नीचे नहीं आया है और आप इस बेड को ले लीजिए। मेरे सामने की बात है, उन्होंने अपना बेड दिया, बेड क्या दिया, अपना ऑक्सीजन पॉइंट दिया और तब इनका इलाज हुआ। और बड़ी अच्छी बात है कि दोनों लोग जीवित रहे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बिल्कुल। डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स की सहायता आपस में की, उनकी प्रॉब्लम समझी। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कोविड से ग्रसित हो गए, उनका घर में इलाज किया और उनके साथ के डॉक्टर जो है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए। मेरे चिकित्सालय में 60% डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव थे एक समय में। तो संसाधन तो घट गए अपने आप। जहाँ 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं वहाँ पर 40 ही रह जाएं और मरीजों की संख्या अचानक 4 गुना 5 गुना हो जाए तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हमको भी नुकसान उठाना पड़ेगा अगर जन सामान्य को नुकसान उठाना है तो ये सब बहुत दुखद रहा हम लोगों के लिए। बिल्कुल। लेकिन इस दुख के बावजूद डॉक्टर सुभाष, अगर लोग इस दुख की कीमत नहीं समझ रहे हैं
जो डॉक्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी लापरवाही बरत रहे हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं? ख़ासतौर पर ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था कि इन्फॉर्म करना किसी के परिवार को कि वो शख्स नहीं रहा जो अभी जिसका इलाज चल रहा था। इस तरह का एक सिलसिला हमने देखा होगा और आपने भी बिल्कुल देखा होगा। उस अस्पताल में रहते हुए लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ा होगा कि आपकी माता जी नहीं रहे, पिता नहीं रहे, भाई नहीं रहा। ये कितना दुखद था। और उसके बाद अगर लोग आज लापरवाही बरत रहे हैं तो आखिर में हम लोग चाहेंगे कि आप ये बताएं कि ये कितना घातक है, लोग इसकी कीमत को समझें। जब किसी परिवार का कोई रिश्तेदार की मृत्यु होती थी तो ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि अब वो नहीं रहे। ये काम डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया जाता है और डॉक्टर ही किसी तरह से समझाता है, धीरे धीरे उस बात को बताता है, रियलाइज़ कराता है कि आपका पेशेंट काफ़ी सीरियस था, उनका रुकना या ज़िंदा रहना ना के बराबर था, उनको हमेशा परेशानी होती, उनका दिमाग का एक हिस्सा ख़राब हो गया था या पैर का एक पोर्शन चलने लायक नहीं रहा था जी। इस तरह की बातें समझाकर बिल्कुल उनको किसी तरह से शांत किया जाता था। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जो एक इंसान मर चुका है वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता जी। रही आपकी लापरवाही की बात, तो इसमें मेरे अंदर पर्सनली बहुत रोष है। रोष का कारण ये है कि जब बीमार थी, जब पेंडेमिक था, हर आदमी कोविड से बचने की कोशिश करता था। कोविड पॉजिटिव मरीज है, उनके घर नहीं जाएंगे, कोविड पॉजिटिव मृत्यु हुई है, उनके शमशान में शामिल नहीं होंगे, उनके बरियल रिचुअल्स में शामिल नहीं होंगे। हमारे सामने की बात है, लाश सामने है जी। पोस्टमार्टम कराने नहीं जाएंगे, यकीन पुलिस वाले जाएंगे। आपने बहुत सारे मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स दिए हैं जी कि घर में कोई मिला ही नहीं, सब छोड़ के चले गए। उस टाइम किसने किया है? पुलिस ने, प्रशासन ने और डॉक्टर्स ने ये सब बेड़ा उठाया। मैं इसी चीज़ को दोहराना चाहता हूँ और सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने वो समय देखा है जो कि हमारे जहन में भी है, तो कृपया दोबारा से ना दोहराएं। जब ये फर्स्ट और सेकंड वेव की पीक नीचे आ गई है तब मास्क ठीक तरह से पहने, बिल्कुल, हाथ बार बार धोएं जी, और दूरी बना के रखें, भीड़ ना होने दें। इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ मार्केट पूरी भरी हुई है, ट्रैफिक चालान मास्क के लिए कट रहे हैं और सैनिटाइजर्स नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर सुभाष आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम कोशिशों के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। देश की तरफ से प्रधानमंत्री ने भी डॉक्टर्स को शुक्रिया किया और ITV नेटवर्क भी डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स को सलाम करता है। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत।